किसान भाइयों नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों की खेती के इस एपिसोड में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। खरीफ की हार्वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब रबी की बुवाई चालू होने वाली है। अधिकतर किसान यहाँ पर जो मैं जिस पंचायत पर लगा हुआ हूँ, अधिकतर किसान सरसों की खेती करते हैं। मेरी पंचायत ही क्या, पूरे अपने ज़िले में, पूरे ब्लॉक में और पूरे ज़िले में, अलवर ज़िला हो या भरतपुर ज़िला हो, आमतौर पर सरसों की खेती की जाती है। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं फील्ड में, हम देखते हैं कि किसानों की कुछ लापरवाही होती है अथवा ना जानकारी बस किसान खेती करता है। इसलिए आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार सरसों की खेती करें जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो। कम से कम 4-5 जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लें। अगर मिट्टी बलुई और दोमट है तो बहुत ही उपयुक्त रहती है, तथा किसी भी प्रकार की मिट्टी में सरसों की खेती को हम कर सकते हैं, लेकिन उसका pH 8.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। उधर pH 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6.5 से 7.5 तक इसको आसानी के साथ सरसों की खेती को किया जा सकता है। किसान भाइयों, खरीफ की बुवाई के बाद खेतों की जो संरचना है तथा खेतों में जो नमी है, उस नमी को अगर हम 3-4 बार जुताई करके उसके ऊपर पाठा लगा करके हम नमी का संरक्षण कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर लगने वाले कीड़ों की, तो उनके उपचार के लिए हमें बुवाई से पहले ही भूमि का उपचार करना पड़ता है। भूमि के उपचार के लिए मैं आपके लिए बता दूं कि जुताई के समय ही जो फंगस जनित लगने वाले रोग हैं, उनके उपचार के लिए जुताई के समय ही ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो लेकर के और 50 किलो गोबर में उसको मिला लें, और उसको मिलाकर लगभग 8-10 दिन तक उसको मिलाने के बाद छाया में रख करके और उसके ऊपर टाट की बोरी बिछा दें तथा उसके ऊपर नमी करते रहें। 8-10 दिन बाद जब वो अच्छी प्रकार से बन जाए तो उसको जुताई के समय खेत में छिड़क दें। उससे क्या होगा, जो फफूंद जनित लगने वाले रोग हैं उनसे हमारी फसल को काफ़ी फायदा होगा। तो ज़मीन के अंदर लगने वाले भूमिगत कीट हैं जैसे दीमक है, तो इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियोन डस्ट पाउडर अथवा क्यूनोलफॉस पाउडर 2%, इसकी 25 किलो मात्रा लेकर के 1 हेक्टेयर में हमें इसका छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब बात आती है बीज की। हमें अच्छी क्वालिटी का बीज बाज़ार से लेना है। अगर सरकारी बीज आप बोते हैं तो उनके लिए मैं आपके लिए बता दूं कि कौन कौन सी वैरायटियाँ प्रचलन में हैं। आप कॉपी पेन लेकर के इसको लिख भी सकते हैं। वसुंधरा है, जगन्नाथ है, NRCDR 2 है, NRCDR 601 है, RS 30 है, लक्ष्मी है, T59 है, RN 505 है, रोहिणी है, बायो 902। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं जो सरकारी वैरायटी हैं। तथा इन किस्मों में सफ़ेद रोली प्रतिरोधी किस्म T59 भी है तथा बायो 902, तथा तना गलन प्रतिरोधी जो वैरायटी हैं उनमें RN 505 भी है। तथा इसके अलावा किसान भाइयों, प्राइवेट कंपनियों की भी काफ़ी वैरायटी प्रचलन में है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की वैरायटियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यो अच्छी क्वालिटी की बीज के बाद अब बात आती है कि जैसे ही हम बीज बोते हैं तो हो सकता है भूमिगत कीट बीज के ऊपर प्रकोप कर दें, तो उनकी सुरक्षा के लिए बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। बीज का उपचार हम किस प्रकार से करते हैं मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। बीज उपचार के लिए एक सिस्टम चलता है FIR का। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले बीज का उपचार हम करना होता है। फंगस जनित बीमारियों बचाव के लिए फंगिसाइड का हम उपचार करते हैं, तथा उसके 15 मिनट बाद हमें इंसेक्टिसाइड के लिए, इंसेक्ट के नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, तथा उसके 15 मिनट बाद हम कल्चर से बीज का उपचार करते हैं। इस प्रकार FIR के सिस्टम से हमें बीज उपचार करना होता है। प्रति एकड़ हमें 1.5 से लेकर के 2 किलो बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है। अगर ज़मीन के अंदर नमी की कमी है तो हम इस मात्रा को 2 किलो तक भी रख सकते हैं। अगर पर्याप्त नमी है तो 1.5 किलो काफ़ी रहता है। बीज की बुवाई के लिए काफ़ी विधियां प्रचलन में रहती हैं। बुवाई के लिए हमें सीड ड्रिल का प्रयोग करके और कूड़ों के माध्यम से बुवाई करना अच्छा रहता है। ऐसे छिड़कावा विधि से भी बुवाई की जा सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट आपको कूड़ विधि से ही करूँगा। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बीज की बुवाई से पहले खाद उर्वरकों का प्रबंध उचित तरीके से करना होता है। आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है कि DAP की कमी मार्केट में चल रही है,
और किसान भाइयों को ये मालूम नहीं है कि डीएपी के अलावा भी हम दूसरा कौन सा खाद है जो हम सरसों में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने पहले वीडियो एक बना रखी है, उसमें बता दिया है कि अगर आपको डीएपी उपलब्ध नहीं होती है तो उस स्थिति में आप सिंगल सुपर फास्फेट अथवा एनपीके दोनों खाद काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा क्लियरिटी यहाँ दे देता हूँ कि अगर डीएपी का आपको व्यवस्था नहीं होती है तो सिंगल सुपर फास्फेट अथवा एनपीके का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। डीएपी का प्रयोग हम पौधे की जड़ के विकास तथा समुचित विकास के लिए फास्फोरस तत्व का प्रयोग करते हैं तथा पौधे की वृद्धि के लिए हम नाइट्रोजन तत्व का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। सरसों एक तेलीय फसल होती है जिसमें तेल की मात्रा पाई जाती है, और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर तत्व उत्तरदायी होता है जो डीएपी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो किसान साथियों, अगर हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमें प्रति एकड़ 2 से लेकर 3 किलो सल्फर की मात्रा अलग से डालनी होती है। लेकिन अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमें सल्फर की मात्रा बिल्कुल प्रयोग में नहीं लानी होती है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही सल्फर मौजूद रहता है तथा कैल्शियम की भी मात्रा हमें सिंगल सुपर फास्फेट से मिल जाती है। इसके अलावा दूसरा और विकल्प है एनपीके आता है, उसमें 12-32-16 है, 19-19-19 है, कई प्रकार के होते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा रहती है। तो बुवाई के समय आप एनपीके का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डीएपी के अलावा और कोई उर्वरक का प्रयोग ना करें, क्योंकि डीएपी के समतुल्य ही कई उर्वरक मार्केट में उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, मैं आपके लिए बता दूं कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए न डीएपी की आवश्यकता होती है, न सिंगल सुपर फास्फेट की, न कोई और उर्वरकों की। अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और पोषक तत्व हमें किस प्रकार से देना है ये हमारी जानकारी के आधार पर निर्भर करता है कि हमें खेती का उर्वरकों का कितना ज्ञान है। अगर हमें ज्ञान है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व हमें देने हैं तो किस विधि से देने हैं, तो वो बात मैंने आपको पूरी इसमें बता दी है। तब बात आएगी सिंचाई की प्रणाली की, सिंचाई हमें कब करनी है। किसान भाइयों, जब सरसों के पौधे पर 4 पत्तियां आ जाएं, उस समय उसकी अवस्था लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है। उस समय आप सरसों में पहली सिंचाई कर दें। वैसे सिंचाई का आकलन ज़मीन की स्थिति के आधार पर भी निर्भर करता है। अलग अलग ज़मीन की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो मैं आमतौर पर आपके लिए बता दूं 25 से 30 दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं। तथा दूसरी सिंचाई आप स्थिति परिस्थिति के आधार पर, कई जगह ऐसी होती हैं, कई खेत ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सिंचाई से सरसों का पूरा उत्पादन लिया जा सकता है, और कई स्थितियों में 2 सिंचाई हमें करना आवश्यक होता है। तो उस स्थिति में आप अपने क्षेत्र के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं कि दूसरी सिंचाई हमें कब करनी है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई तथा दूसरी सिंचाई के साथ एक नाइट्रोजन तत्व की भी हमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि यूरिया के माध्यम से जब भी हम नाइट्रोजन देते हैं तो नाइट्रोजन 1-2 दिन के अंदर पौधा आसानी से ग्रहण कर लेता है, और उसकी क्षमता लगभग 1-2 सप्ताह तक रहती है। तो हमें नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको कई हिस्सों में हमें डिवाइड करना होता है। अगर हम 2 सिंचाई दे रहे हैं तो 2 सिंचाई में हम नाइट्रोजन का टुकड़ा करके उसको दे सकते हैं। अगर हमें एक ही सिंचाई देनी है तो एक ही सिंचाई में बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को हम उसमें दे सकते हैं। आइयो, एक बात मैं और कहना आपसे भूल गया था कि जैसे ही सरसों के बीज का अंकुरण होता है तो उस समय पेंटेड बग अथवा आरा मक्खी का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो उस समय हमें मिथाइल पैराथियोन डस्ट 2% 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंकुरण के बाद हमें उसमें दे देना है, जिससे आरा मक्खी अथवा पेंटेड बग से हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तथा आने वाले समय में वीडियो में आपको और भी जानकारी देता रहूँगा कि किस समय पर किस किस अवस्था पर कौन से रोगों का उसमें प्रकोप रहता है। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में बस इतना ही। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।